वो आपका चैप्टर नंबर 4 है. लेट्स स्टार्ट दैट चैप्टर नंबर 4, द गैसेस. तो इसी लेक्चर 24 में हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर ऑफ योर कोर्स, दैट इज द चैप्टर नंबर 4, गैसियस स्टेट. बाकी आपके सारे चैप्टर कवर हो गए. ठीक है. तो गैसियस स्टेट में, गैसेस या गैसियस स्टेट में आप मेन पॉइंट्स नोट करें कि नो फिक्स्ड या डेफिनेट शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसको कहते हैं गैसियस स्टेट. बिकॉज ऑफ या ड्यू टू नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड नंबर 2 अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते. नंबर 2 द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स. ये 2 स्टेट्स है जिसकी वजह से गैसेस जो है डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं रखते. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस में जो मेन पॉइंट्स है, तो उनमें कलर एंड ऑर्डर, स्मेल एंड कलर ऑफ गैसेस. तो मोस्ट गैसेस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. ज्यादातर गैसेस में कलर और ऑर्डर का कंसेप्ट नहीं होता. सम गैसेस आर कलर्ड एंड ऑर्डर्ड. कलर भी होता है, स्मेल भी होता है. सम गैसेस आर कलर्ड एंड नो ऑर्डर, स्मेल नहीं होता. सम गैसेस आर कलरलेस एंड हैव ऑर्डर. तो मतलब व्हाट इज ट्रू अबाउट कलर एंड ऑर्डर ऑफ गैसेस, ये सारे पॉसिबल ऑप्शन है. दूसरी इसमें आप बात कर सकते हो अबाउट द प्रेशर ऑफ द गैस. इस चैप्टर में आप 2 तरह के प्रेशर की बातें करोगे, एक प्रेशर ऑफ द गैस और एक प्रेशर ऑन द गैस. तो हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूस रैंडम मोशन करते हैं और बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता. तो गैस के मॉलिक्यूल जब टकराते हैं वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, तो द मॉलिक्यूल एक्सर्ट अ फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस. और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या एटमॉस्फेयर, या आप लिख सकते हो पास्कल्स, या आप लिख सकते हो सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या आप लिख सकते हो मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या आप ले सकते हो टॉर्स या पीएसआई पर स्क्वायर इंच, प्रेशर पर स्क्वायर इंच वगैरह वगैरह. और फिर आप बात कर सकते हो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज compressibility and expansion. Compressibility and expansion. तो gases and liquids and solids, non-compressible, not compressible due to small, very small space बिटवीन पार्टिकल्स. इनके पार्टिकल के दरमियान बहुत कम स्पेसेस होते हैं, इसलिए कंप्रेसिबल नहीं होते. बट गैसेस आर कंप्रेसिबल बिकॉज गैसेस आर कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्ज स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. इससे हम कहते हैं गैसेस आर कंप्रेसिबल, इजिली कंप्रेसिबल. एंड एक्सटेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कब तक आप किसी गैस को कंप्रेस कर सकते हो. तो मैक्सिमम पॉसिबल क्लोजनेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज if temperature of gas is above its critical temperature, तब जाकर. Extent of compressibility is when a space equal to 4 times the size of a molecule of the gas is left between molecules. इससे आगे आप इस गैस को मजीद कंप्रेस नहीं कर पाओगे. और फिर एक्सपेंशन 2 तरीकों से गैसेस में ऑब्जर्व किया जाता है. फ्लेक्सिबल कंटेनर, तो फ्लेक्सिबल कंटेनर की सूरत में लाइक बैलून एग्जाम्पल है, बैलून, टायर, इनमें जब आप हवा भरते हो
तो इनकी एक्सपेंशन इज ड्यू टू प्रेशर ऑफ द गैस और रिजिड कंटेनर, रिजिड नॉन फ्लेक्सिबल वेसल या कंटेनर, तो इसमें आपने इस गैस को पास करना होता है स्मॉल कंटेनर से लार्ज कंटेनर में। तो इसमें दिस काइंड ऑफ एक्सपेंशन इज ड्यू टू, this time of expansion is due to number 1, no intermolecular attractive forces, and number 2, highest kinetic energy of gas molecules. Now talking about Acha, so let's talk about the next characteristic of gases, the fourth one, that is diffusion and effusion. Diffusion and effusion. Diffusion quick process है, effusion slow process है। ये भी physical phenomena है, ये भी physical phenomena है। Diffusion का मतलब है spontaneous mixing of molecules of gases to form a homogeneous mixture। तो पता ये चला कि ये मिक्सचर बनाते हैं तो फिजिकली स्पॉन्टेनियस होना जरूरी है, और इसमें हम कहते हैं कि occurs from higher to lower concentration, lower concentration. And the next one is can also occur in liquids, but much slower than gases. Q, due to intermolecular attractive forces in liquids, इसलिए इसमें काफी स्लो होता है ये प्रोसेस। Effusion का मतलब है escape of molecules of a gas through a pore of molecular dimension, यानी इतना पोर जिसमें एक मॉलिक्यूल एट ए टाइम भाग सकता हो, जा सकता हो, escape कर सकता हो। वन बाय वन ये जब भागेंगे तो एक एक करके भागेंगे, विदाउट कोलिजन। This phenomenon is called effusion. Like अक्सर आप जो है bursting of tire जो है ये diffusion है, puncturing of tire if quick decrease in amount of air is observed ये भी diffusion है। लेकिन ट्यूबलेस टायर में within a week or 10 days amount of the air कम होता है तो ये effusion है। या बैलून को आप सस्पेंड करते हो उसमें एयर की मिकदार में 2-3 दिन बाद कमी आती है तो ये effusion का एग्जाम्पल होता है। या आप परफ्यूम स्प्रे करते हो एक जगह से दूसरे कॉर्नर तक स्मेल पहुंचता है तो ये डिफ्यूजन फिनोमेनस है, ठीक है, यानी स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल डिफ्यूजन की वजह से होता है। एक टर्म है द जोल थॉम्सन इफेक्ट। जोल थॉम्सन इफेक्ट क्या है? जोल थॉम्सन इफेक्ट यानी सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, सडन एक्सपेंशन causes cooling of gas, causes cooling of a gas। यानी आप कह सकते हो कि अगर हाई प्रेशर एरिया में आपने किसी गैस को रख दिया हो और इसको पास करते हो लो प्रेशर एरिया तक, तो लो प्रेशर एरिया में आकर द गैस विल कूल। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर एरिया में कंप्रेशन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बन जाते हैं, और जब आप इसको लो प्रेशर एरिया में लेके जाते हो तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते हैं, और जब एक्सपेंड होते हैं दे विल हैव टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स। तो इन अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने में गैस की एनर्जी जाया होती है, इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस कम होती है। कूलिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जोल थॉम्सन इफेक्ट। तो नोट if temperature of hydrogen and helium even up
नियान को भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोमिनेंट ये दो आते हैं, इज मोर देन देयर इन्वर्जन टेम्परेचर, मोर देन देयर इन्वर्जन टेम्परेचर, इस पे बात करते हैं। देन देयर molecules do not form intermolecular attractive forces upon compression, so they warm up upon expansion. This phenomena is called anti-Joule-Thomson effect. This phenomenon is called, shabash, anti-Joule-Thomson effect. So helium or hydrogen will show anti-Joule-Thomson effect. They will warm up if they are passed from high pressure to low pressure area, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं आती। लेकिन ऐसा तब होगा जब इन गैसेस का टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा हो। अगर इनका टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर हो या इन्वर्जन टेम्परेचर से कम हो जाए और फिर आप इनको कंप्रेस करोगे तो इनके मॉलिक्यूलों में अट्रैक्टिव फोर्स आएगा और ये जोल-थॉम्सन इफेक्ट के ज़रिए आप लिक्विफाई कर सकते हो इन गैसेस को। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम विल शो एंटी जोल-थॉम्सन इफेक्ट, नॉट ऑल टाइम, ओनली इफ द टेम्परेचर इज अबव देयर इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा आप जो है बात कर सकते हैं कि What are gas laws? तो gas laws में हम कहते हैं कि they explain relationship between dependent and independent parameters of gases. तो पैरामीटर्स ऑफ गैसेस क्या है? पैरामीटर्स ऑफ गैसेस वो पैरामीटर जो गैसेस की बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। उनमें एक पैरामीटर को कहते हैं प्रेशर, एक को कहते हैं टेम्परेचर लेकिन एब्सोल्यूट फॉर्म में यानी केल्विन टेम्परेचर, और एक को आप कहते हो अमाउंट यानी मास या मोल, और एक को आप कहते हो वॉल्यूम। तो गैसेस के प्रेशर, टेम्परेचर और अमाउंट, इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट पैरामीटर ऑफ गैस, और वॉल्यूम इज डिपेंडेंट पैरामीटर ऑफ गैसेस, क्योंकि आप इन तीनों में से किसी एक को चेंज करोगे बाकी दो कांस्टेंट हो सकते हैं लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो सकता। और अगर आप वॉल्यूम को चेंज करोगे तो इन तीनों में किसी एक को खामखा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये तीन कांस्टेंट हो तो आप वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। तो बॉयल लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट, और टेम्परेचर और अमाउंट कांस्टेंट है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम, इस स्टडी को कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल है, प्रेशर और अमाउंट कांस्टेंट है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम, इसको कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ में नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट और वॉल्यूम वेरिएबल है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, और इन तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं गैस लॉस। ठीक, अब इसमें अगर आप बॉयल्स लॉ से स्टार्ट लें, if you talk about the concept of Boyle's law, तो बॉयल्स लॉ में कौन वेरिएबल्स है? वेरिएबल्स है वॉल्यूम एंड प्रेशर, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, और कांस्टेंट्स कौन है? अमाउंट ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर, ये दो कांस्टेंट है। बॉयल लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप है। ये एक स्टेटमेंट है बॉयल लॉ का। अगर इसको आप इक्वेट करो तो ये इक्वेशन बनेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब भी दो पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो फिर रेशो कांस्टेंट होगा। यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, आसान है ना, इन कांस्टेंट जाता हूं। अगर डेंसिटी के लिहाज से आप बात करो तो एस
D is equal to m by v या v is equal to m by d, 10 आपके पास आ जाएगा इस इक्वेशन के मुताबिक कि P1 इंटू एम बाई D1, क्योंकि अमाउंट इज कांस्टेंट, P2 इंटू एम बाई D2, तो आपके पास आएगा P1 बाई D1 इक्वल टू P2 बाई D2 इक्वल टू P3 बाई D3. इंफिनिटी तक जाओगे, दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट. So the ratio of pressure and density of a given mass of a gas is always constant. ये भी बॉयल लॉ का डेफिनेशन है डेंसिटी के लिहाज से. ये दोनों डेफिनेशन वॉल्यूम के टर्म्स में है, ये डेंसिटी. जब भी दो पैरामीटर का रेशियो कांस्टेंट होगा तो आप कह सकते हो कि these two पैरामीटर हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप. तो बॉयल लॉ के मुताबिक आप कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ अमाउंट एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट. तो इसमें जो है आप जो है कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स में जब भी आपको कहे कि कोई गैस है और इस पे लगाया गया टेम्परेचर कांस्टेंट है तो समझ जाए कि बॉयल लॉ का क्वेश्चन है. और इसमें शायद आपको कह दे कि प्रेशर की वैल्यू है 5 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 10 डेम क्यूब. अगर प्रेशर को हम 8 एटमॉस्फेयर करें, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस? तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 सिंपली. या अगर हो सकता है कि आपको कह दे कि एक गैस है जिस पे लगाया गया टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और आपको कह दिया जाए कि प्रेशर है, जो एक गैस पे प्रेशर लगाया गया है 50 एटमॉस्फेयर और इसकी डेंसिटी है 80 ग्राम पर डीएम क्यूब. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस गैस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू लेट्स से दिस मच? तो आपके पास है P1 बाई D1 इज इक्वल टू P2 बाई D2. इससे आप सॉल्व करोगे. ग्राफ्स फॉर बॉयल्स लॉ, द ग्राफ्स फॉर बॉयल्स लॉ, इनको जनरली हम कहते हैं आइसोथर्म्स. व्हाई डू यू कॉल देम द आइसोथर्म्स? क्योंकि ये सारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रा किए जाते हैं. पहले स्टेटमेंट का जो ग्राफ आएगा, द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? प्रेशर. तो एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट. अगर प्रेशर कम है तो डेफिनेटली वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्स है. प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर को और बढ़ाओगे तो वॉल्यूम और कम होगा. तो आपके पास एक कर्ड लाइन ग्राफ आएगा. इस कर्ड लाइन ग्राफ को आइसोथर्म के साथ साथ हाइपरबोला कहते हैं. अगर अपवर्ड कर होगा तो पैराबोला, डाउनवर्ड कर है तो हाइपरबोला. तो ये एक हाइपरबोला बन गया आपके पास. इसमें इंटरेस्टिंगली आपको ये बात सीखनी है कि टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट. अगर मैं ये टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कांस्टेंट पैरामीटर की वैल्यू बदलने से ग्राफ का शक्ल नहीं बदलता, ग्राफ का पोजीशन बदलता है. तो ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे. ये कैसे पता चलाएंगे? तो आप कांस्टेंट और डिपेंडेंट का रिलेशन देखो. तो वॉल्यूम का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट. इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा और टेम्परेचर कम करोगे तो ग्राफ नीचे आएगा. अगर एक ग्राफ किसी ने यहां बनाया है, लेट्स से ये T2 है, और एक ग्राफ किसी ने यहां बनाया है, लाइक लेट्स से ये T3 है, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर? तो T3 इज लेस देन T1 इज लेस देन T2, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्ट है. तो टेम्परेचर ज्यादा होगा ग्राफ दूर बनेगा, टेम्परेचर कम होगा ग्राफ नजदीक बनेगा. या आप लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इसका ग्राफ आएगा PV वर्सेस P. इसके सारे ग्राफ आप जो है P के साथ लेंगे, इंडिपेंडेंट पैरामीटर के साथ. तो ये अगर प्रेशर है और ये PV है तो यू विल सी दिस रिमेन्स कांस्टेंट, दिस रिमेन्स कांस्टेंट, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो द ग्राफ विल मूव अप. उसका ट्रिक बता दिया. ये ग्राफ ऐसे भी ड्रा किया जा सकता है कि टेम्परेचर यहाँ हो, क्योंकि ये वैसे भी डिपेंड नहीं करता है इस पर. फिर ये ग्राफ इस शक्ल का बनेगा. अगर टेम्परेचर कम है तो यहाँ, टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर यहाँ. इसी तरह आप इसको देख सकते हैं कि P बाई डी इज कांस्टेंट. तो इसका ग्राफ आप लेंगे P बाई डी वर्सेस P, P बाई डी वर्सेस P. तो आपके पास ये P और ये P बाई डी, तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट. या ऐसे भी हो सकते हैं कि P बाई डी यहाँ लो और ये, तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, टेम्परेचर कांस्टेंट. And last one is density is directly proportional to temperature. तो D versus P, D versus P आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा. अगर टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी भी कम, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी.
टेम्परेचर को और बढ़ाओगे तो डेंसिटी और, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया और इसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट। और जब भी दो पैरामीटर के दरमियान स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, चाहे पॉजिटिव स्लोप हो या नेगेटिव स्लोप हो, इट इंडिकेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, और हाइपरबोला या पैराबोला इंडिकेट्स इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे देन द ग्राफ विल कम डाउन। क्यों? टेम्परेचर बढ़ जाने से ग्राफ नीचे क्यों आ गया? यहाँ हम कहते हैं कि T2 इज मोर देन T1, वहां तो हम उल्टा कहते थे। तो मैंने ट्रिक क्या बताया है कि आप कांस्टेंट का और डिपेंडेंट का रिलेशन देखोगे तो डेंसिटी और टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होगी, द ग्राफ विल कम डाउन। आप पंजाब बोर्ड वाले में आप देखो तो एक और भी ग्राफ लिया है कि इन्होंने लिया है 1 ओवर प्रेशर लिया है और वॉल्यूम लिया है। तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रखते हैं ना, तो 1 ओवर प्रेशर और वॉल्यूम की फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी, तब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। लेकिन डाउन आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका बनेगा। इसका मतलब है कि ये दो पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द नेक्स्ट वन इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में let's talk about the concept of Charles law। तो चार्ल्स लॉ में वेरिएबल्स कौन है? वेरिएबल्स है वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मस्ट बी इन केल्विन स्केल। केल्विन या एब्सोल्यूट भी कहते हैं। केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि स्केल पे टेम्परेचर कभी माइनस में नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव को एब्सोल्यूट कहते हैं। कांस्टेंट इसमें है प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ द गैस। तो इसके डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या V इज इक्वल टू K इंटू T। तो इसको तो V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 इक्वल टू V3 बाई T3। इन्फिनिटी तक जाओगे दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपका दूसरा डेफिनेशन हुआ। या आप लिख सकते हो कि V1 के बजाय आप लिखो m बाई D1 इंटू 1 ओवर T1। इसको मैंने डिवाइड को इंटू कर दिया, इक्वल टू m बाई D2 इंटू 1 ओवर T2। तो m कट गया, तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट D1 T1 इक्वल टू D2 T2 इक्वल टू D3 T3। इन्फिनिटी तक ये रेशो, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, यानी द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये तीसरा स्टेटमेंट बन गया। और जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इट मीन दे हैव इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। तो डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स आते हैं चार्ल्स लॉ के। तो इसके न्यूमेरिकल में आ सकते हैं कि अगर कोई गैस है जिस पे लगाया गया प्रेशर कांस्टेंट है और इस वक्त इसको दिया गया टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका वॉल्यूम है 20 dm³। अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल, एंड केल्विन स्केल बराबर है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, या डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है केल्विन माइनस 273। ये याद रखना है। तो इसके साथ 273 प्लस करें तो 278 केल्विन बन जाएगा। इसके साथ 273 प्लस करें तो 283 केल्विन बन जाएगा। तो V1 बाई T1 बराबर है V2 बाई T2। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। या अगर डेंसिटी के लिहाज से हो, कह दिया जाए कि कोई गैस है जिस पे लगाया गया प्रेशर कांस्टेंट है, इसको दिया गया टेम्परेचर लेट से 200 केल्विन है और इसकी डेंसिटी है 30 ग्राम पर dm³। इफ वी चेंज द टेम्परेचर टू 400 केल्विन, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस गैस? तो D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2। इस इक्वेशन से ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे। ग्राफ्स फॉर चार्ल्स लॉ जो है, द ग्राफ्स फॉर चार्ल्स लॉ, इनको जनरली कहते हैं आइसोबार्स। क्यों आइसोबार्स कहते हैं? क्योंकि ऑल ऑफ देम आर ड्रॉन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पहला ग्राफ जो है इसमें आएगा इस स्टेटमेंट का, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो वॉल्यूम टेम्परेचर आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा विद अ पॉजिटिव स्लोप, बट बी श्योर के प्रेशर, सॉरी
यहाँ टेम्परेचर, यहाँ वॉल्यूम, ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो प्रेशर मस्ट बी कीप कांस्टेंट। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका ग्राफ ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो ट्रिक क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखो। तो प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो इसका मतलब है आप प्रेशर बढ़ाओगे द ग्राफ विल कम डाउन, यानी P2 इज मोर देन P1। इसी तरह दूसरा ग्राफ आप ले सकते हो इस स्टेटमेंट का, दैट V/T वर्सेस T। तो आपका ग्राफ V/T यहाँ आएगा, T यहाँ आएगा, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, P1। प्रेशर बढ़ाओगे द ग्राफ विल कम डाउन, P2 मोर देन P1। इसको आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो कि टेम्परेचर यहाँ हो, V/T यहाँ हो, तो ऐसे आएगा, ये P1, ये P2, P2 मोर देन P1। या इसका थर्ड ग्राफ क्या आ सकता है इसके लिए, D इंटू T वर्सेस T। तो आपका ग्राफ आएगा dt और वर्सेस T, तो इट विल बी लाइक दिस। और अगर आप ये P1, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे द ग्राफ विल मूव अप, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या आप इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, ये dt और ये T, तो लाइक दिस P1 P2, P2 more than P1। And the last graph is density versus temperature, inverse relationship है। तो आपके पास जो है एक थर्ड लाइन आएगा like this, pressure must be kept constant। अब प्रेशर और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। आप प्रेशर बढ़ाओगे the graph will come down, P2 is more than P1। This is all about the main points related with Charles' law। एवोगैड्रोस लॉ में क्या कंसेप्ट है, एवोगैड्रोस लॉ में अगर आप देखो तो एवोगैड्रोस लॉ के में जो है वेरिएबल्स कौन कौन है, द वेरिएबल्स आर अमाउंट यानी नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। कांस्टेंट्स कौन कौन है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम मोल्स if the temperature and pressure are constant, are same constant, ये चेंज ना हो जाए। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या V/N इज इक्वल टू K, या V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, इन इन्फिनिटी तक आप जाएंगे, दिस रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। अब जो है आप जो है डेंसिटी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो V1 डिवाइडेड बाई N1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई N2, तो इट विल बी M/D1, ठीक है, और into 1 over N1, M/D2 into 1 over N2, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है आपके पास आ जाता है D1 N1 इक्वल टू D2 N2 and so on। अब जो है टॉकिंग अबाउट जनरल गैस लॉ, और ये लॉ तब तक गैसेस के लिए एप्लीकेबल है जब तक कि गैसेस आइडियल हो, तो इसलिए इसको आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द गैस लॉज, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, चार्ल्स लॉ के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। यहाँ पर जो कांस्टेंट लगेगा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट लगेगा, इसको कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट, या इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या इसको कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। एंड दिस R is equal to 0.0821 atmosphere into decimeter cube per mole per Kelvin at STP, and this R is 8.3143 Newton into meter per mole per
केल्विन इन SI में इसका ये वैल्यू आप लिखोगे। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यू गेट PV इज इक्वल टू क्या, nRT। ये है जनरल गैस लॉ फॉर n मोल ऑफ गैस। फॉर 1 मोल गैस द PV इज इक्वल टू RT। ये 1 मोल गैस के लिए है। अब इस जनरल गैस लॉ के लिए वेरिएबल्स कौन कौन होंगे? इसके लिए वेरिएबल 3 है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और इसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट है और वो क्या है, अमाउंट, यानी नंबर ऑफ मोल इज कांस्टेंट। तो चूंकि यहां पर ये कांस्टेंट है तो R भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को अगर मैं एक कांस्टेंट पे रिप्लेस करूं देन दिस इक्वेशन बिकम PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T। इस T को अगर इस साइड पे ले आए तो PV P मल्टीप्लाई V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इससे जनरल गैस लॉ का एक डेफिनेशन बनता है कि द रेशियो ऑफ product of pressure and volume and temperature of a given amount of a gas always remains constant if the amount of the gas is kept constant। अक्सर न्यूमेरिकल आ जाता है कि एक गैस है जिस पे लगाया गया टेम्परेचर है लेट्स से 100 केल्विन और प्रेशर इस पे जो लग चुका है वो है 50 एटमॉस्फेयर और इस वक्त इसका वॉल्यूम है 20 dm³। अगर हम इसका टेम्परेचर 300 केल्विन करें और इस पे लगाया गया प्रेशर 30 एटमॉस्फेयर करें, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस? यानी कि न्यूमेरिकल में प्रेशर भी वेरिएबल और टेम्परेचर भी 2 दफा हो। समझ जाओ, जनरल गैस लॉ पे सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2। इससे आप ये सॉल्व करेंगे। इसी तरह एस P1 इंटू M बाई D1 इसका इंटू 1/T1, ऐसे मैंने डायरेक्ट कर दिया। P2 इंटू M बाई D2 इंटू 1/T2, mm कट गया तो P1 बाई D1 T1 इज इक्वल टू P2 बाई D2 T2 एंड सो ऑन, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि द रेशियो ऑफ प्रेशर इन प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपके पास जनरल गैस लॉ है। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अगर इस पे न्यूमेरिकल आएगा कि कोई गैस है जिस पे लगाया गया टेम्परेचर है 500 केल्विन और इस पे लगाया गया प्रेशर है 80 एटमॉस्फेयर और अगर हम इसकी डेंसिटी ले 20 ग्राम पर dm³, अगर इसका टेम्परेचर हम 400 केल्विन करें और इस पे लगाया गया प्रेशर 90 एटमॉस्फेयर करें, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस गैस? तो ये इक्वेशन आप फॉलो करोगे। P1 बाई D1 T1 इज इक्वल टू P2 बाई D2 T2। ये इक्वेशन पर आपने फॉलो करना है। अब इसके अगर आप एप्लीकेशन की तरफ आ जाए, जनरल गैस लॉ के एप्लीकेशन की तरफ अगर आप आ जाए तो 3 मेजर एप्लीकेशंस ऑफ जनरल गैस लॉ में इंक्लूडेड है। एप्लीकेशंस ऑफ जनरल गैस लॉ या जनरल गैस इक्वेशन में of general gas equation या general gas law. So the first application is determination of molecular mass या molar mass भी कह सकते हो, लेकिन a molecular mass है तो यूनिट AMU लगेगा और अगर molar mass है तो यूनिट ग्राम या ग्राम पर मोल लगेगा। of an unknown gas, इसकी मदद से आप किसी अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। कैसे? PV इज इक्वल टू nRT या PV इज इक्वल टू mRT डिवाइडेड बाई m, क्योंकि नंबर ऑफ मोल मास पर, या PVm बराबर है mRT या m बराबर है mRT डिवाइडेड बाई PV। तो ये जनरल गैस लॉ का वो इक्वेशन है जिससे अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। अक्सर आपको किसी गैस का टेम्परेचर, मास और वॉल्यूम दिया जाता है और कहते हैं ये अननोन गैस बताओ, तो इस इक्वेशन से फॉलो करोगे। और दूसरे एप्लीकेशन है इसका डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस। ये अननोन जरूरी नहीं है क्योंकि डेंसिटी तो सबकी आपको मालूम नहीं होती। तो PV इज इक्वल टू nRT या PV इज इक्वल टू mRT डिवाइडेड बाई m, या V उस साइड पे ले जाए तो mRT V इंटू m, मास पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होता है किसके? डेंसिटी। तो इट विल बी DRT डिवाइडेड बाई m,
या डेंसिटी विल बी इक्वल टू P इंटू M प्रेशर ऑन द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस, जनरल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। इससे आप किसी अननोन गैस की डेंसिटी फाइंड कर किसी गैस की डेंसिटी फाइंड कर सकते हो अगर उसका मोलर मास पता है, और अगर डेंसिटी दे दे तो मोलर मास फाइंड कर सकते हो। तो ये कुछ ज़रूरी है, इन पे अक्सर न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आ जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R इन डिफरेंट यूनिट्स, लेकिन ये यूनिट्स आप सिर्फ दो पैरामीटर के बदलोगे। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कौन? इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर की यूनिट को आपने चेंज करना है। तो PV इज इक्वल टू NRT या R इज इक्वल टू PV बाई NT। तो इसका मतलब है कि आप प्रेशर के मुख्तलिफ यूनिट लगाओगे, लाइक एटमॉस्फेयर लगा सकते हो, mm ऑफ मरकरी लगा सकते हो, आप टॉर लगा सकते हो, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लगा सकते हो। ये मुख्तलिफ यूनिट्स में आपने प्रेशर को चेक करना है। और वॉल्यूम के मुख्तलिफ यूनिट में आप लगा सकते हो, लाइक डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ml, लीटर, इस टाइप के। लेकिन ये यूनिट चेंज नहीं होंगे पर मोल एंड पर केल्विन, दे विल नेवर बी चेंज। तो R का जो है जनरली आप लिख सकते हो प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर इंटू डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये पर मोल पर केल्विन फॉर एवर कांस्टेंट रहेंगे। अगर चेंज आप लेके आओगे तो इसमें या दोनों में, तो इससे R की वैल्यू बदलती जाएगी। तो अगर इस TP पर हम 1 मोल गैस ले, 1 मोल गैस, तो ये डेफिनेटली 22.4 dm क्यूब के बराबर है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक R विल बी 1 एटमॉस्फेयर इस TP है ना, और वॉल्यूम 22.4 dm क्यूब, और मोल 1 मोल, और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो आपके पास आ जाएगा, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.0821 यूनिट क्या होगा? एटमॉस्फेयर इनटू dm क्यूब पर मोल एंड पर केल्विन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द STP वैल्यू ऑफ R इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड dm क्यूब। बाकी आप बुक में देख लो या खुद भी कर लो, इसको mm ऑफ मरकरी चेंज कर लो, तो ये वैल्यूज, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। SI में अगर आप बात करो तो SI में नंबर ऑफ मोल तो वही 1 मोल ही रहेगा, लेकिन आपका वॉल्यूम बदल जाएगा 22.4 बाई 1000, तो इट विल बी 0.0224 मीटर क्यूब। SI में तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आपका टेम्परेचर वही 273 ही रहेगा, लेकिन प्रेशर आपका 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 एटमॉस्फेयर इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इस सूरत में द R विल बी इक्वल टू, प्रेशर कितना होगा? 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 0.0224 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1 मोल इंटू 273 केल्विन। ये कट गया, तो R विल बी 8.3143 न्यूटन इंटू मीटर पर मोल पर केल्विन। हम कहते हैं दिस इज SI वैल्यू ऑफ R इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेकिन अगर आप वर्क में कन्वर्ट करो तो इट विल बिकम दिस वन, न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जॉल। तो दिस इज SI वैल्यू ऑफ R इन टर्म्स ऑफ वर्क। अगर आपको याद हो तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 3.14 जॉल, तो आप इसको लिख सकते हो कि 8.3143 इंटू 1/3.14, ये अब कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा पर मोल पर केल्विन। तो इससे आपके पास आएगा 1.0974 समथिंग लाइक दैट कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो दिस इज SI value of R in terms of heat, SI value of R in terms of work, SI value of R in terms of what to say, in terms of SI value in terms of what to say, force. तो ये है, this is all about the very first introductory portion of your gases chapter. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मैं लास्ट पॉइंट पढ़ लिया था डिफरेंट वैल्यूज इन यूनिट्स, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट्स। उसके बाद हम
मूव करते हैं टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? इट इज अ टेम्परेचर एट which volume of a gas becomes zero। लेकिन प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आप सिर्फ थ्योरेटिकली कर सकते हो। तो किसी भी गैस का वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, थ्योरेटिकली यानी मैथमेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। उस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है -273.15 या 16 डिग्री सेंटीग्रेड, या नॉर्मली हम -273 ही लिखते हैं, बट मोर एक्यूरेट इज -273.15 या 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर तक अगर आप किसी गैस को कूल करो तो इसका वॉल्यूम जीरो होगा, और अगर वॉल्यूम जीरो होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत साबित होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकली तब होगा जब हम किसी गैस को -273 तक कूल करेंगे और ये फिर भी गैसियस स्टेट में रहेगी। तो ऐसी कोई गैस है ही नहीं जिसको आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करो और ये फिर भी गैसियस स्टेट में रहे। कोई भी रियल गैस जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने से पहले लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो चुकी होती है। इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होने के लिए ज़रूरी है कि आप गैस को -273 तक कूल करो और वो फिर भी गैसियस स्टेट में रहे। ऐसी कोई गैस नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली ये नहीं होगा, सिर्फ मैथमेटिकली हो सकता है। एंड दिस कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स। तो चार्ल्स ने अपने लॉ में, चार्ल्स लॉ आपको याद होगा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो सोच रहा था कि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर को कम करते करते आखिरकार एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस पर गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 डेसीमीटर क्यूब, और उस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसकी वैल्यू -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वैल्यू को मालूम करने के लिए चार्ल्स ने अपने इस लॉ का सेकंड स्टेटमेंट प्रेजेंट किया, फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ absolute zero temperature. Charles presented second statement of his law. ये जो चार्ल्स लॉ है ये उसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, और अब जो है वो चार्ल्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट है। इस सेकंड स्टेटमेंट में उसने लिखा है कि द वॉल्यूम of a gas increases or decreases by 1/273 of its original volume, कब ऐसा होगा? with 1 degree rise or fall of temperature। किसी गैस का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री बढ़ाओगे या 1 डिग्री कम करोगे तो गैस के वॉल्यूम में कितना इजाफा या कितनी कमी होगी, उस गैस का जितना भी वॉल्यूम है उसको ओरिजिनल वॉल्यूम कहते हैं, उसकी 273वें हिस्से जितना चेंज आएगा। अगर मैं कह दूं कि अगर इफ आई कॉल के एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू V0 डेसीमीटर क्यूब, और फिर मैं कह दूं कि एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया बाय 1 डिग्री, तब वॉल्यूम जो है V1 कितना होगा? तो पहले कितना था? V0, अब बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो 1 डिग्री टेम्परेचर के साथ ओरिजिनल वॉल्यूम की 273वें हिस्से जितना चेंज आएगा। और अगर मैं कह दूं कि एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी V0 प्लस V0 बाई 273, इतना चेंज वॉल्यूम में आएगा 1 डिग्री के लिए, मल्टीप्लाइड बाई 5 करें क्योंकि 5 डिग्री है। अगर मैं कह दूं एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी V0 माइनस, कितनी कमी आएगी वॉल्यूम में? इतनी। तो ये वॉल्यूम होगा इस टेम्परेचर पे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक,
तो वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड विल बी V0 प्लस V0 by 273 into T या VT वॉल्यूम 80 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी V0 कॉमन है तो 1 प्लस T by 273. दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ और इससे आप जो है वॉल्यूम को जीरो कर सकते हैं. अगर लेट्स से ओरिजिनल वॉल्यूम 273 डेसीमीटर क्यूब हो और मैं टेम्परेचर को ले जाऊं -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इट विल बी 1 प्लस -273 by 273 तो आपका 273 into 1 -1 तो आपके पास वॉल्यूम विल बी 273 into 0 and it will be 0 decimeter cube. तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो कर सकते हैं मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली. प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं कर सकते. अगर आप इसका प्रैक्टिकल ग्राफ लेना शुरू करें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर तो ये वॉल्यूम एक्सिस है और ये आपका टेम्परेचर एक्सिस है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 200 and 300 डिग्री सेंटीग्रेड. इट विल बी -100 -200 and it will be -300 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा. अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल गो ऑन डिक्रीजिंग. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप -200 तक पहुंच जाओ तो ऑल रियल गैसेस लिक्विफाई एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन. -252 पे हाइड्रोजन विल लिक्विफाई एंड -262 पे हीलियम विल लिक्विफाई. यहां से नीचे ये ग्राफ नहीं लेके जाया जा सकता. फिर चार्ल्स ने इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट किया यानी रफली बढ़ा लिया और उसने देखा कि -273.15 या 16 पर गैस का वॉल्यूम कितना हुआ 0. तो मैथमेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों सेम आ रही है. बट द प्रॉब्लम इज कि इस ग्राफ को आप प्रैक्टिकली नहीं लेके आ सकते एक्सट्रापोलेटेड ग्राफ को क्योंकि यहाँ आपको गैस नहीं मिलेगी इस टेम्परेचर जोन में. इससे पहले तमाम रियल गैसेस लिक्विफाई सॉलिडिफाई हो चुकी होती हैं. तो इसका मतलब है कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ गैसेस इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड इन gaseous molecular motion. Gaseous molecular motion can be stopped या can be seized out at -273 डिग्री सेंटीग्रेड. क्यों इस पे मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाता है? क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं रहेगा. मॉलिक्यूल रहेगा तो मोशन रहेगा, मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तो मोशन भी नहीं रहेगा. ये कुछ जरूरी बात है इसमें. फिर अगर आप स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की बातें करें तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में यू कैन से दैट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में एक फ़ारेनहीट स्केल है, एक सेंटीग्रेड स्केल है और एक केल्विन स्केल है. केल्विन स्केल को स्टैंडर्डाइज किया गया है गैसेस के साथ और इस पे कभी भी टेम्परेचर माइनस में नहीं आएगा. इसलिए इस केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं. इट इज स्टैंडर्डाइज विद आई थिंक एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और समथिंग लाइक दैट. स्टैंडर्डाइज विद वाटर, स्टैंडर्डाइज विद गैस. तो इसका लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहीट है, हाईएस्ट 212 डिग्री फ़ारेनहीट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. और फिर सेंटीग्रेड स्केल का लोएस्ट टेम्परेचर वाटर का 0 हाईएस्ट 100. द डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. इसका मतलब है कि सेंटीग्रेड स्केल का 1 डिग्री फ़ारेनहीट की 1 डिग्री से ज्यादा है यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहीट. इतना फर्क है. और अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहीट. यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहीट स्केल देयर डिग्रीज कोइंसाइड एट -40.
और किसी गैस का लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है -273, क्योंकि इस पर गैस का वॉल्यूम 0 होगा तो नीचे आप नहीं जा पाओगे। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर फॉर गैस वो भी प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है। लिक्विड सॉलिड स्टेट में तो अचीवेबल है, लेकिन गैसियस स्टेट में अचीवेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस टेम्परेचर तक गैसियस स्टेट नहीं पॉसिबल। तो यही से स्टार्ट किया केल्विन ने इस एब्सोल्यूट स्केल को, और इसको 0 केल्विन कह दिया। तो -272 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल बी 1 केल्विन, -273 डिग्री -271 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी 2 केल्विन। तो 0 के सामने आएगा 273 केल्विन और 100 के सामने आएगा 373 केल्विन। तो इसकी 1 डिग्री और इसकी 1 डिग्री का साइज बराबर है, बट मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। तो इस टेम्परेचर स्केल ऑफ टेम्परेचर पे आप देख रहे हो कि माइनस में कभी भी टेम्परेचर नहीं जाएगा, इसलिए इसको एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। और इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों कहते हैं? इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 क्यों कहते हैं? इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 इसलिए कहते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल पर ये 0 के बराबर है। अब केल्विन पे डिग्री क्यों नहीं पुट करते? डिग्री का मतलब होता है मोशन। तो 0 केल्विन पर नो मोशन अप मॉलिक्यूल, नो मोशन अप मॉलिक्यूल। इसलिए जहां मोशन नहीं होगा वहां पर डिग्री नहीं पुट की जाएगी। तो 0 केल्विन पे डिग्री बिल्कुल पुट नहीं की जाएगी। अलबत्ता 1 केल्विन पे आप डिग्री पुट कर सकती क्योंकि इस पे मोशन होगा। तो केल्विन में जनरली हम सब पे डिग्री नहीं पुट करते, लेकिन अगर एक जगह पे अलाउड नहीं है तो वो 0 केल्विन है। बाकी की केल्विन टेम्परेचर पे आप डिग्री पुट कर सकते हो। ये कुछ इसमें जरूरी पॉइंट्स थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन में क्या कंसेप्ट है? तो पहला यह है कि इट एक्सप्लेन रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ गैसेस। इट डज नॉट एक्सप्लेन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ये याद रखें, ये डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, उनकी स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए है। और इसमें आप कहते हो कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस या मोलर, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। तो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि अगर हमारे पास गैस ए एंड गैस बी हो तो ग्राम लॉ के मुताबिक आप लिखोगे कि रेट ऑफ ए बाय रेट ऑफ बी, the square root of molar mass of B by square root of molar mass, rate of A by rate of B, square root of density of B by square root of density of A। उल्टा लिखोगे आप, जिसका स्पीड ज्यादा है उसको आप ऊपर लेकर करो। तो ये कुछ आइडियाज है अबाउट द ग्राहम लॉ। इसमें एक पॉइंट यहां पर नोटिसेबल है कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो वहां भी बताया था मैंने। डिफ्यूजन अकर्स in non-reactant gases, in non-reacting gases। यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इस लॉ का, तो उसमें एमोनिया और HCl गैसेस है। तो these two gases will not undergo the process of diffusion because they mix and react and make ammonium chloride, which gives you a smoky appearance। तो these are non-diffusing gases। अब इसके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अहम पॉइंट्स में, अब पहला क्वेश्चन देखो कि द रेट ऑफ हीलियम इज लाइक 4 times, ये आसान है, दैट ऑफ गैस, द गैस इज डैश। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अननोन के लिए x लिया जाता है। अगर मैं कह दूं कि रेट ऑफ गैस इज x मीटर पर सेकंड, देन रेट ऑफ हीलियम विल बी 4x मीटर पर सेकंड, क्योंकि 4 times ज्यादा है।
तो ग्राम लॉ के मुताबिक रेट ऑफ हीलियम ये तेज है, बाय रेट ऑफ गैस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस by square root of molecular mass of helium. This is 4x by x. This is like this. So 4 or this will be this one. Square करो both side को, square root को अगर खत्म करना हो तो ये तो ऑप्शन में आपके पास आएगा मोलर मास ऑफ द गैस विल बी 64 ग्राम पर मोल। तो ये फिर क्या होगा मोलर मास। लेकिन अगर ये मैं लिखूं 64 AMU तो तब इसको आप क्या कहोगे मॉलिक्यूलर मास। सिर्फ मैग्नीट्यूड पे नजर नहीं रखना, यूनिट का भी स्टेटमेंट और यूनिट इंपॉर्टेंट है, इन पे नजर होनी चाहिए आपकी। तो अगर ऑप्शन में मैं कह दूं कि ये गैस कौन है, द गैस इज CO2 Cl2 NO2 SO2 तो ये 44 है तो ये ऑप्शन गलत है, ये 71 है गलत है, ये कितने हैं 32 और 14 तो इट विल बी 46 गलत है। इट इज 32 एंड 32 64, दिस इज योर राइट आंसर। SO2 है ये अननोन गैस। या दिया जा सकता है कि द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लेट्स से helium and methane is dash. तो रेशियो ऑफ हीलियम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन मांगा है तो इट विल बी 16/4 मोलर मास ऑफ मीथेन मोलर मास। तो इसे क्या आएगा 4 एंड यू विल गेट इट लाइक द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन इट विल बी इक्वल टू 2/1। तो आंसर इज 2:1 2:1। अगर उल्टा लिख दिया जाए कि द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इन हीलियम इज डैश तो फिर आप मीथेन ऊपर लिखोगे और हीलियम नीचे लिखोगे तो इट विल बी 4/16, इट विल बी 1/4 तो इट विल बी 1/2 तो 1:2 विल बी योर आंसर। इस टाइप की चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी तो आसान है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दीज गैसेस, तो या डेंसिटी का फर्क होगा या मॉलिक्यूलर मास का, उसके लिहाज से तो आप इसीलिए डिसीजन ले सकते हैं। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लेट्स से मीथेन is dash times that of helium। तो फिर भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना है कि रेट ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ मीथेन तो इट विल बी 16/4 तो इससे क्या आंसर आएगा 2। तो दिस इज योर आंसर, इट विल बी 2 टाइम्स, यानी हीलियम का स्पीड ऑफ डिफ्यूजन मीथेन के डबल होगा। ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन में। टॉकिंग अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर, तो पहले पार्शियल प्रेशर पे डिस्कशन देखें। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल का मतलब है इनकम्प्लीट। तो ये पार्शियल प्रेशर का लफ्ज आप किसी गैस के प्रेशर के लिए तब इस्तेमाल करोगे जब ये गैस प्योर नहीं हो, मिक्सचर का एक कंपोनेंट हो। सो दिस इज प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट गैस in a mixture of gases, not applied for प्योर गैस। प्योर गैस के प्रेशर को आप प्रेशर ही कहोगे, मिक्सचर के प्रेशर को भी आप प्रेशर ही कहोगे, मिक्सचर के अंदर किसी कंपोनेंट गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहोगे। तो इसमें आप जो है कह सकते हैं कि लाइक मेरे पास या नाइट्रोजन गैस है, प्योर गैस है, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इसको क्या कहोगे?
you will call it pressure of nitrogen. लेकिन अगर आपके पास नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है तो ये भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और ये भी, तो इस प्रेशर को आप कहते हो प्रेशर ऑफ मिक्सचर, प्रेशर ऑफ द होल मिक्सचर, इसको पीटी से जाहिर करते हैं टोटल। इसकी प्रेशर को कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एंड द पार्शियल प्रेशर of a component gas, of a component gas of a mixture of gases, it is equal to moles of the component gas, moles of the component gas, and divided by total moles, divided by total moles of mixture, mixture का या solution का total mole, तो इसको n से जाहिर करते हैं और इसको कैपिटल n से, एंड मल्टीप्लाइड बाई पीटी यानी टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस A एंड B है, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, it is denoted like this and will be equal to number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. And partial pressure of B will be equal to what? Number of moles of B by number of moles of A plus number of moles of B. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल मोल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल मोल्स। ये माइंड में रख लें। इसका जनरली हम यूनिट नहीं लेते। क्यों यूनिट नहीं लेते इसका? जनरली हम इसका यूनिट नहीं लेते क्योंकि दो मोल्स का रेशो है। अलबत्ता अगर यूनिट लेना हो तो आप इसमें लेंगे, यानी मोल वाला यूनिट कट जाएगा, सिर्फ एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर का यूनिट आपने लेना है। मोल वाला यूनिट कट जाता है, प्रेशर वाला यूनिट इसका रहेगा, तो पार्शियल प्रेशर को प्रेशर की यूनिट में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। सो व्हाट इज द, इसमें न्यूमेरिकल आएंगे तो ये इक्वेशन आपको आना चाहिए। व्हाट इज डाल्टन लॉ? डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ of partial pressure। तो partial pressure का मतलब है कि this law is for mixture of gases and not a pure gas। किसी प्योर गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। लाइक वाटर गैस, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लाइक एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्रेश गैसेस। लेकिन अगर कभी लिख दिया जाए मार्श गैस, क्या मार्श गैस प्योर मीथेन है, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। डाल्टन लॉ कहता है कि सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट गैसेस of a mixture is equal to total pressure of mixture। यानी आप कह सकते हैं कि अगर मेरे पास मिक्सचर हो किसका? A and B का, तो फिर इस सूरत में you will see the partial pressure of mixture will be equal to partial pressure of A plus partial pressure of B। प्रूफ क्या है आपके पास डाल्टन लॉ का? तो P देखो, PA plus PB it will be equal to NA by N into PT plus NB by N into PT। तो इसमें PT कॉमन लो, तो NA by N plus NB by N, तो N इज द एलसीएम, तो आपके पास क्या आएगा? Na, या क्या आएगा? NB, Na और NB N के बराबर है, तो N बाई N कट जाएगा, तो PA प्लस PB इज फाइनली इक्वल टू PT। ये डाल्टन लॉ का प्रूफ है पार्शियल प्रेशर वाले। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ में हाईलाइटेड पॉइंट्स में आप नोट करें। डाल्टन्स लॉ अब पार्शियल प्रेशर के एप्लीकेशन, तो पहला एप्लीकेशन है इन ब्रीदिंग।
जब आप सांस लेते हो, रिस्पिरेशन करते हो, तो डाल्टन लॉ इज एप्लीकेबल, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है एटमॉस्फेयर एंड योर लंग्स। तो यहां एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है या पार्शियल प्रेशर है 159 ग्राम पर सीएम स्क्वायर, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इज नॉट फिक्स्ड, वेरिएबल है बट वेरी हाई। लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 116 ग्राम पर सीएम स्क्वायर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी हाई, सॉरी एटमॉस्फेयर में लो है एंड लंग्स में बहुत हाई है। एंड हम जानते हैं कि एवरीथिंग मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, तो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। और याद रखो कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पॉइंट रह गया, नोट करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ a component of a mixture, it is directly proportional to amount of the gas या concentration of the gas। जिस गैस का concentration ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा। तो एयर में सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका है? नाइट्रोजन गैस का। दूसरा एप्लीकेशन आप नोट करें कि दूसरे में डीप सी डाइवर्स। डीप सी डाइवर जो है वो अपने केबन में 4% ऑक्सीजन लेके जाते हैं, 96% क्या लेके जाते हैं? हीलियम। हालांकि हमारे लंग्स को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? 21%। क्यों 4% लेके जाते हैं? क्योंकि अगर आप एटमॉस्फेयर में खड़े हो तो आपके लंग्स पे कम प्रेशर लगता है, लेकिन जब पानी में हो तो आपके लंग्स पे ज्यादा प्रेशर लगता है। तो एटमॉस्फेयर में लंग्स का साइज बड़ा होता है। समंदर में 40 फीट डाउन आप जाते हो तो 40 फीट डाउन आपके लंग्स का साइज काफी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है। तो इन लंग्स के लिए 21% ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, बट इन लंग्स के लिए 4% ऑक्सीजन विल वर्क द सेम एज 21% ऑक्सीजन वर्क्स इन द एटमॉस्फेयर। अगर ये 21% ऑक्सीजन लेके जाएगा तो इसके लंग्स रप्चर होने के चांसेस हैं, क्योंकि लंग्स का साइज काफी रिड्यूस हो चुका होता है। या हम कहते हैं कि वी फील uncomfortable in breathing at high altitudes। जितना आप एल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हो तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ एयर विथ एल्टीट्यूड। जितना आप एल्टीट्यूड की तरफ जाओगे तो प्रेशर ऑफ एयर कम होता जाएगा। हेंस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आल्सो decreases and our lungs get insufficient oxygen at altitude, we feel suffocation. And the fourth one is wet gas. What is a wet gas? It is a gas collected over the surface of water. तो ये प्योर गैस नहीं है। It is a mixture of dry gas, जो प्योर गैस होती है, and water vapors। और जहां पर भी आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस का कंसेप्ट आएगा तो डाल्टन लॉ का एप्लीकेशन आएगा। यानी आप कह सकते हो कि प्रेशर ऑफ वेट गैस चूंकि मिक्सचर है तो इसको प्रेशर कहेंगे, विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, partial pressure of water vapors in wet gas is called, इसको आप क्या कहते हैं? एक्वस टेंशन। क्या? एक सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, व्हाट इज एक्वस टेंशन? इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इनसाइड अ वेट गैस। तो ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू लिटरेचर बुक में अवेलेबल होती है। इसको मेजर किया जाता है by what? Measured by barometer, और इसको कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटेड बाय डाल्टन्स लॉ। यानी कि आप क्या करोगे, इसको इस साइड पे ले आए तो आपके पास
पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैलकुलेट करने के लिए द बेस्ट सोर्स इज डाल्टन्स लॉ। यानी डाल्टन लॉ का वेट गैस में क्या एप्लीकेशन है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। इफ यू यूज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये सारे गैस लॉस का कंसेप्ट इसके साथ खत्म होता है। लेट्स टॉक अबाउट द KMT presented by Bernoulli, a physicist, and this is called mother of all gas laws. Mother of all gas laws. Why do you call it mother of all gas laws? Because all gas laws can be derived from postulates of KMT. KMT alone explain the whole stuff which has been explained by all the gas laws. इसके postulate में किसी भी gas law का indirectly statement मौजूद है, तो चूंकि कोई भी gas law इससे derive किया जा सकता है, इसलिए इसको mother of all gas laws कहते हैं। ये है mathematical explanation for complete behavior of gases। एक हमारे पास इक्वेशन है, we call it kinetic equation of gases, kinetic equation of gases. This is presented by Callaisius. आजकल इसको Callaisius-Clapeyron equation कहते हैं। तो this equation is PV is equal to 1/3 mNc bar square। m क्या है, मास, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और c बार मतलब एवरेज को मीन कहते हैं। तो दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। अगर आपके पास 1 मोल गैस हो, 1 मोल गैस, तो जनरल गैस इक्वेशन will be PV is equal to RT, and kinetic equation will be PV is equal to MRT, 1/3। अब ये 1 है, और 1 मोल के मास को क्या कहते हैं, 1 मोल गैस के मास को मोलर मास कहेंगे, इस तरह। तो मोलर मास करो c बार स्क्वायर, यानी यहां पर आप लिख सकते हो कि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट भी बराबर हो जाएगा, एंड यू विल गेट mc बार स्क्वायर बाई 3 बराबर है RT। सो फाइनली यू विल गेट mc बार स्क्वायर इक्वल टू 3RT, या c बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT बाई m, या अगर आप इसका भी स्क्वायर रूट लो और इसका भी, तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू अंडर द रूट 3RT बाई m। अक्सर ये आ जाता है इक्वेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का इनडायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी कि काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, इट इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर कंप्लीट बिहेवियर ऑफ गैसेस। और KMT जो है वो आपको थ्योरेटिकल अप्रोच देता है। आई थिंक KMT के जो पोस्टुलेट है उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप कवर ना कर सको, तो बस ये कुछ ज़रूरी बातें थी, पोस्टुलेट आप उसमें देख सकते हो। Let's move towards the concept of ideal gas. So what is an ideal gas? A gas which obeys all gas laws at all conditions of pressure and temperature. तो actually ऐसी कोई गैस है ही नहीं। There is no ideal gas. कभी MCQ आए which one is an ideal gas? Straight away none of these. Ideal gas है ही नहीं। All real gases are non-ideal. All real gases are non-ideal. Because ideal gas नहीं है। अलबत्ता real gases can behave ideally. ये gas laws को obey कर सकते हैं to some extent. तो real gases can behave ideally till
there are no intermolecular attractive forces. जब तक गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स प्रॉपरली नहीं आती तब तक गैसेस आइडियली बिहेव करती है, और इनको आइडियल पूरा तो नहीं, आइडियल बिहेवियर माना जा सकता है. तो जब भी व्हेन intermolecular attractive forces establish between gas molecules, the gas deviates from gas laws. Gas laws मतलब ideal behavior. So the gas straight away becomes non-ideal, deviate from ideal behavior. अब इसमें याद रखें कि गैसियस मैटर दो तरह का होता है. ये बात सुनो, गैसियस मैटर दो तरह का आपको मिलेगा. एक तो प्योरली गैस होता है ना, तो ये मोस्टली नॉन पोलर होती है. मोस्टली, शाबाश, क्या? नॉन पोलर. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय, अगर अट्रैक्शन बनेगा तो attracted by London dispersion forces, and the strength of London dispersion forces is directly proportional to molecular size. इस पे फोकस देना है. And the molecular size is directly proportional to number of shells. Number of shell, जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे उसका साइज ज्यादा होगा, तो उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो आइडियलिटी कम होगी. यानी कि आइडियलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लंडन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो आप कह सकते हो कि आइडियलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन? मॉलिक्यूलर साइज. जिस गैस का मॉलिक्यूलर साइज कम होगा उसमें अट्रैक्टिव फोर्स मुश्किल से आएंगे, तो मोर आइडियल बिहेवियर आपको देगा. तो अब इसमें मैं दोबारा लिखता हूं कि मॉलिक्यूलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स. लाइक एग्जांपल से आप देखो, एग्जांपल के तौर पे इफ आई आस्क अबाउट लाइक N2 in Cl2, किसका साइज बड़ा है? तो इसमें कितने शेल है? 4 शेल्स, क्योंकि नाइट्रोजन एटम में 2 शेल होते हैं, K और L. क्लोरीन में 3 शेल है, तो इसमें टोटल कितने शेल्स हुए? 6 शेल्स. तो साइज किसका बड़ा हुआ? क्लोरीन का. तो नाइट्रोजन इज मोर आइडियल देन क्लोरीन. इफ सेम नंबर ऑफ शेल्स, तो फिर उस सूरत में आप कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर, या आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिर आप देखो कि जिस गैस में इलेक्ट्रॉनों की तादाद, जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा हो तो उसका साइज बड़ा होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइज का क्वेश्चन पूछ लूं लाइक मीथेन का और Cl2 का, तो आप देख रहे हो कार्बन में 2 शेल है और हाइड्रोजन में 1, तो टोटल कितने शेल्स हुए? 6. और इसमें कितने शेल्स है? 6 शेल्स. दोनों में नंबर ऑफ शेल बराबर, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन में 6 है और हाइड्रोजन में 1 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स. और क्लोरीन एटम में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 34 इलेक्ट्रॉन. तो जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा होगी उसका साइज ज्यादा. सो मीथेन इज मोर आइडियल देन क्लोरीन. तो मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू अक्सर आता है, और इसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हो कि पता नहीं क्लोरीन का साइज बड़ा है या किसका. तो एटोमिसिटी भी एक है, जो एटोमिसिटी ज्यादा है तो साइज, लेकिन मोर प्रिसाइजली शेल की तादाद और शेल की तादाद अगर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे तो उसका साइज ज्यादा होगा. उस लिहाज से फिर जो है आप अपना डिसीजन बना सकते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ सेकंड एरिया. यहां मैंने शुरू किया था कि गैसियस मैटर आपको 2 टाइप का मिलेगा.
इसको वाइंड अप करते हैं। एक होगा गैसेस, तो गैसेस आर मोस्टली नॉन पोलर, तो इनका तो कंसेप्ट मैंने बता दिया, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, तो इसका रिलेशन है साइज। लेकिन एक होते हैं वेपर्स। व्हाट आर द वेपर्स? दे आर द गैसियस स्टेट ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड वेपर। तो ये मोस्टली पोलर होते हैं, मोस्टली पोलर। तो पोलर होने की वजह से इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी होता है, एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्स के साथ साथ डाइपोल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज अ मेन फोर्स आता है। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। फॉर दैट रीजन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ गैसेस विल बी वीकर देन वेपर्स। ये दिमाग में रखो, आमतौर पर वेपर में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगा, गैसेस में वीक। तो किस में ज्यादा आइडियलिटी होगी? तो फॉर दैट रीजन यू कैन कॉल दैट गैसेस आर मोर आइडियल देन वेपर्स। गैसेस आर मोर आइडियल देन वेपर्स। वेपर विल डिविएट फर्स्ट एंड गैसेस विल डिविएट लेसर। अगर वेपर और गैसेस दोनों का ऑप्शन हो, ऑर्डर ऑफ आइडियलिटी हो, तो ऑफ कोर्स गैसेस आर मोर आइडियल देन वेपर। पहले सारे गैसेस लिखो, और गैसेस में फिर जिसका साइज बड़ा है तो लेस आइडियल और साइज कम है तो मोर आइडियल, फिर वेपर लिखो, और वेपर में फिर पोलैरिटी देखो। तो इसमें मिनिमम मॉलिक्यूलर साइज इज फॉर हीलियम, क्योंकि एक शेल है इसमें। मॉलिक्यूलर मास तो इसका ज्यादा है, 4 AMU, हाइड्रोजन का 2 AMU है, बट साइज इज नॉट कंसर्न्ड विद मॉलिक्यूलर मास। साइज इज कंसर्न्ड विद नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर दैट रीजन मिनिमम मॉलिक्यूलर साइज इज फॉर हीलियम। सो हीलियम इज मोस्ट आइडियल गैस। आइडियल तो ये भी नहीं है, डिवेट तो ये भी करता है। सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर हीलियम देगा, सेकंड मोस्ट आइडियल बिहेवियर विल बी गिवन बाय हाइड्रोजन। तो एक टर्म यहां लिखा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिनोटेड बाय Z, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या Z इज द रेशियो ऑफ पैरामीटर्स ऑफ both sides of general gas equation या ideal gas equation। यानी PV is equal to nRT या PV is equal to RT। तो इन दोनों पैरामीटर का रेशियो लो, you'll get PV by nRT, या क्या रह जाएगा 1। आप लिख सकते हो PV by RT, क्या रह जाएगा 1। So this is called compressibility factor for n mole gas. This ratio is called compressibility factor for 1 mole of a gas। और आइडियल केस में जब कोई गैस आइडियल होती है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल बी 1। जब तक किसी गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 रहेगा तब तक वी कॉल इट आइडियल गैस। जो ही इसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होगी या ज्यादा तो फिर ये नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल गैस के लिए हम लिखते हैं कि Z इज नॉट इक्वल टू 1। अगर इसको कहते हैं आइडियल बिहेवियर, क्या आइडियल बिहेवियर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1। अगर Z is less than 1, then this is called negative deviation of gas, negative deviation of gas from ideal behavior। और याद रखिए कि it is due to formation of intermolecular attractive forces between the gas molecules। and अगर Z की वैल्यू is more than 1, तो this is called positive deviation of gas from ideal behavior। और ये किस वजह से आता है? It is due to repulsion between electron densities of
ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो नेगेटिव डिविएशन अट्रैक्शन की वजह से होता है, पॉजिटिव डिविएशन रिपल्शन की वजह से होता है। द नेगेटिव डिविएशन इज नॉट shown by helium and hydrogen, and to some extent नियान भी माना जाता है, बट हीलियम हाइड्रोजन मोस्ट प्रोमिनेंटली माने जाते हैं। यानी कि अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ लो प्रेशर के साथ, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइडियल बिहेवियर कहता है कि ये ग्राफ ऐसे होना चाहिए। हीलियम के लिए हमने शुरू किया तो आइडियल था, लेकिन फिर हाई प्रेशर पर डिविएशन शुरू हुआ और प्रेशर बढ़ने से डिविएशन बढ़ता रहा। फिर हाइड्रोजन, तो आप देख रहे हो कि ये सिर्फ पॉजिटिव डिविएशन दे रहे। अगर नाइट्रोजन लो तो पहले नेगेटिव डिविएशन फिर पॉजिटिव डिविएशन। कार्बन डाइऑक्साइड का साइज बढ़े तो पहले नेगेटिव डिविएशन फिर पॉजिटिव डिविएशन। अब याद रखो, किसी गैस का अगर नेगेटिव डिविएशन ज्यादा है तो पॉजिटिव भी ज्यादा होगा। अगर किसी गैस का नेगेटिव डिविएशन ज्यादा है तो पॉजिटिव भी ज्यादा होगा, नेगेटिव कम है तो पॉजिटिव भी कम होगा। यानी लेस आइडियल गैस के दोनों डिविएशन ज्यादा होंगे। और फिर आप कह सकते हो कि रियल गैसेस बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर का उल्टा कहोगे, एंड बिकम नॉन आइडियल यानी डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, तो टेम्परेचर का फिर उल्टा लिखो, एंड लो टेम्परेचर। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट टू से आइडियलिटी, नॉन आइडियलिटी, और फिर उनका रिलेटेड जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन थे। इस चैप्टर में थोड़ा सा काम रहता है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।